नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा इस लाइव का। ठीक है, यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो ABT ओके लिख दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि सभी सही, सब कुछ सही चल रहा है। फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनके साथ शेयर करें वीडियो उनको भी कह दीजिए कि पहले वो लाइक कर लें, उसके बाद तसल्ली से बैठ कर देखें। राइट, क्लियर। चलिए अब सीधे शुरू करते हैं और समय कम रहेगा, जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उनकी कुछ कुछ तस्वीरें हैं, ज़रा वो देखिए और बदलाव महसूस कीजिए। तो यही तस्वीर क्यों? हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की झांकी निकाली जा रही, तो इसमें ऐसा विशेष क्या है? क्यों आखिर हम दिखा रहे हैं? तो कुछ तो विशेष होगा। हाँ, ये है विशेष, बिल्कुल सही। कश्मीर में दशकों बाद कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई और ऐसी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दशकों बाद हुआ है। ये लाल चौक है साहब, वही लाल चौक जिस पे कभी पाकिस्तान का लोग झंडा फहराते थे, आज भारत का झंडा लहरा रहा है। सब शांति। कभी तो चैलेंज किया गया था कि यहाँ के झंडा कोई फहरा के दिखाए, कोई माई का लाल। तो एक माई का लाल गया था, उसने झंडा फहराया था। बहुत सारे लोगों ने 370 हटने का विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट गए। बहुत सारे लोगों का कहना था कि 370 हटने के बाद स्थिति वाकई ख़राब है। आप लोगों को भी जो लोग समझाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते हैं लेकिन झूठ बताते हैं, सच नहीं बताते। जिन्होंने 370 के हटने के बाद एक झूठ फैलाया, प्रपंच किया कि 370 से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है कश्मीर में। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ। वो झूठ गढ़ेंगे बार बार, वो कोई एक बीच की लाइन उठा लाएंगे और एक बीच की लाइन लेकर अपना नाच शुरू कर देंगे चौराहे के ऊपर। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, ये तस्वीर दशकों बाद आई है, सालों नहीं, दशकों बाद। 10 साल का एक दशक, दशकों बाद, आफ्टर डेकेड्स यू आर सीइंग दीज फोटोग्राफ्स। अगर कश्मीर में वाकई में ऐसा होता जैसा कुछ लोग बता रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं, हिंदूवादी बोलते हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ पर 370 हटा के 370 से भी ज़्यादा कड़ी धाराएं आ गई, अब तो हिंदू कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो सारा जो है ख़त्म हो गया कश्मीर में। तो यदि ऐसा होता तो क्या ये तस्वीरें बाहर आती? क्या इस प्रकार की तस्वीरें आती? और यदि नहीं आती, यदि आपको लगता है कि ऐसी तस्वीरें संभव नहीं थी आना, तो फिर उन लोगों को ज़रूर बोलिएगा कि हम मानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है साहब, लेकिन ज़रा ये बता दो, ये तस्वीर दशकों से क्यों गायब थी और अब कैसे आ गई? जो लोग आपसे लगातार झूठ बोल रहे हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताकर आपसे पैसे भी मांग लेते हैं और पैसे वापस भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने उनसे पैसे वापस मांगे, लोगों ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे पैसे वापस, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद भी वो मोदी को जो गाली दे रहे हैं, झूठ बोलकर, सच पर दें तो समझ में भी आता है, झूठ बोलकर गाली देना और झूठ के दम पर लड़ना, ये हारे हुए लोगों की निशानी है, लूज़र्स, है ना, उनकी निशानी है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या बदलाव आया। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कश्मीर को लेकर क्या बदलाव है, क्या बदलाव है। तो ये बदलाव है साहब, अगर आप देख सकें तो, अब भी ना देख सकें तो फिर आपकी आंखों का कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए और भी देख लें, जहाँ जहाँ आपने सत्ता दी है वहाँ वहाँ क्या। आजकल तो लोग योगी जी से भी नाराज़ चल रहे हैं। ये क्या है भाई? टॉफ़ियाँ रखी हैं, ओ हो, लो भैया आ गए कन्हैया। जरा ये जरा अंदाज देखिए बुलाने का। एक को दिया, अब चेहरा देखिए जरा योगी जी का। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, तू भी आजा आजा। हाँ, खड़ी बोली है योगी जी की, तू तड़ाक वाली, तू भी आजा। हाँ, तू भी ले ले।
ठीक है, चल जाओ। और कुछ चाहिए? ले भाई, टॉयज़ भी ले जा। अरे गजब भाई गजब, तुम भी आ जाओ भाई, ये सारे कन्हैया बने हैं। टॉफ़ी लो, टॉयज़ लो, ये ले भाई, चलो भाई। हाँ तू भी आ जा। योगी जी बिल्कुल सेंटा क्लॉज बने हुए हैं आज। कुछ लोग जो विरोधी हैं मजाक उड़ाते हैं, फेंटा फेंटा बोलते हैं। भाई थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फेंटा तो नहीं, सेंटा ज़रूर दिख रहे हैं आज। और भगवा सेंटा, वहाँ तो कोई उल्लेख है नहीं ऐसा बाइबल में सेंटा को लेकर, लेकिन यहाँ सामने ज़रूर दिख रहे हैं। गजब है भाई गजब। आते जाइए, लेते जाइए। अभी एक बच्चे ने पैर छुए, जरा मैं रोक कर एक बात बोलना चाहूँगा। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पर मेरी भावना है इसलिए मैं आप सबके सामने प्रकट कर रहा हूँ। यदि बच्चा भगवान कृष्ण का रूप धारण करता, रूप धरता है, यदि वो कृष्ण बनता है, तो मेरी ऐसी भावना है कि ऐसे बच्चों से पैर नहीं छुलवाने चाहिए और ऐसे बच्चों को भी समझाना चाहिए कि वो पैर ना छुएं उस समय। वैसे तो बच्चे भगवान का रूप होते ही हैं, लेकिन जब भगवान का रूप धरें तब विशेष रूप से इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मेरे मन में आया। मैं पता नहीं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। हाँ, खुशी देखिए ज़रा योगी जी के चेहरे पर। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। इनको बड़ा मज़ा आता है लगता है इनको बच्चों के साथ में। हमें लगा सिर्फ गाय के साथ में ही मज़ा आता है, बच्चों के साथ भी इनको उतना ही मज़ा आ रहा है। बीच में बड़े ना आया करो यार, टेंशन में आ जाते हैं योगी जी। हाँ, ये माइक वाइक अपना दूर रखो, अभी बच्चों के साथ चल रही है मीटिंग चल रही है। अरे भाई इतने छोटे छोटे, ओ हो। लो भाई, टॉफ़ी लो, और ये लो गुड़िया, और चलो भाई। अरे कुछ और भी मिल रहा है भाई, कुछ प्रशस्ति पत्र भी मिल रहा है। खैर, तो जो बदलाव है वो कश्मीर से लेकर लखनऊ तक आपको महसूस हो रहा होगा। एक समय था जब राजनेताओं की फ़ोटो जो है वो बस इफ्तारी करते ही आती थी। अच्छा, झूठ और फरेब देखिए साहब कितना। इफ्तारी कौन करेगा? इफ्तारी मतलब रोज़ा खोलना, उसको बोलते हैं इफ्तारी, इफ्तार पार्टी। भाई लोग 4 लोग मिलकर रोज़ा खोलेंगे तो इफ्तार पार्टी। ऐसे फरेबी मक्कार मैंने आज तक नहीं देखे, जो सुबह उठ के सैंडविच चबाते हैं, दोपहर में मुर्गा चबा रहे हैं और शाम को इफ्तारी करने पहुंच गए। वाह रे वाह फरेबियों। अच्छा, ये फरेब हिंदुओं ने सबसे ज़्यादा किया, हिंदू नेताओं ने सबसे ज़्यादा फरेब किया है। तो ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए भाई? मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि भाई ये जो मुसलमान हैं आखिर बुला क्यों लेते हैं इनको? रोज़ा रखा नहीं, इफ्तारी करने आ गए, वो आपका खाने आ गए और आपने खिला दिया। वाह अरे वाह, गजब यार गजब हो। मतलब ये तो वाली बात हो गई, उपवास किया नहीं और भाई आ गए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वो कृपया करके लाइक कर लें। और ये मंशा जी आइए, स्वागत है। और बाकी सभी लोग तसल्ली से आराम से देखो, काहे के लिए मुझे बार बार टोकना पड़ता, मज़ा नहीं आता। चलिए आगे चलते हैं। अब एक वीडियो, वो चंद्रयान का तो हो गया ना, तो क्या हो गया? चंद्रयान का हो गया तो अभी आदित्य अभी रोज नई खबर दे रहा है। वो गया है सूरज के पास, बोले बड़ी गर्मी होती, आग ही आग है। उधर का तो नहीं मालूम हमको गर्मी होती आग है कि नहीं, हम गए नहीं आज तक, लेकिन इधर का मालूम है। पिछवाड़े में आग लगी हुई भाई, बड़ा दिक्कत है साहब। मुझे हैरानी होती है विपक्षी पार्टियों से, या विपक्ष की जो पार्टियों के जो समर्थन करने वाले जो लोग हैं। भाई आप भारतीय ही हो ना, आपका सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि भारत ने झंडा गाड़ दिया, भारत के एक के बाद एक मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे थे
कि वो आदित्य L1 फेल हो जाए, वो भी सक्सेसफुल हो गया, उसमें परेशानी देख रहा हूँ मैं हैरान हूँ साहब सोशल मीडिया पर इन लोगों के कमेंट्स देखकर। ये सोच रहे हैं कि वो गिर जाए, जल जाए, फूक जाए, कुछ तो हो जाए उसके अंदर, और ये भारतीय हैं। माना कि आप विपक्ष में हो, विपक्षी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, माना कि आपको मोदी पसंद नहीं होगा, माना कि आपको बीजेपी पसंद नहीं होगी, बीजेपी के लोग पसंद नहीं होंगे, माना कि आपको बीजेपी के समर्थक भी पसंद नहीं होंगे, पर देश में तो आप रह रहे हो, या देश का भी विरोध करने लगोगे, देश का अमंगल चाहने लगोगे? गजब लोग हैं साहब, कमाल है, क्या ही कहें। भैया ये मरवा देगा आवाज़ इसकी। हाँ तो साहब ये है सेल्फी, हाँ वो सेल्फी विद डॉटर वाटर वो सब नहीं साहब, ये सेल्फी है आपके उस यान की जो पहुंच रहा है कहाँ, सूर्य के पास। VELCR और SUIT, आदित्य L1 की सेल्फी है ये। और अर्थ आदित्य L1 से कैसा दिख रहा है, यानी पृथ्वी, वो ये दिख रही है। और साथ ही साथ इस सेल्फी में अरे मून भी आया भाई, चंद्रमा भी आए हैं, चंदा मामा भी आए हैं, तो अर्थ और मून दोनों एक साथ। कमाल हो गया। तो आदित्य L1 भी ज़बरदस्त काम कर रहा है, सेल्फी भी खींच के भेज रहा है। कुछ लोगों को सबूत चाहिए होता है, इन्हें सबूत लाओ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत लाओ, हर चीज़ का इनको सबूत चाहिए। बस इन्होंने सबूत अगर एक चीज़ का नहीं मांगा, अगर अपने अब्बू से सबूत मांग लेते तो आज इनको सबूत मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वजह मांगना चाहिए, वहाँ नहीं मांगा है, बाकी सब जगह इनको सबूत चाहिए। खैर क्या बोलें, तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें आपके पास इसरो के ज़रिए आ रही थी, और क्योंकि इस समय बहुत दूर जा चुका है आदित्य L1 और सूर्य के काफ़ी करीब है, और सूर्य को स्टडी कर रहा है, और अब तक सारा डेटाबेस, एक बार फिर जितना डेटाबेस आ रहा है, छुपा नहीं रहे सर दुनिया से, सबको दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं। वैक्सीन भी फ्री दिए, खाना भी फ्री दिया है, चंद्रयान का डेटाबेस फ्री दिया है, इसका भी डेटाबेस फ्री दे रहे हैं। बाकियों की तरह दबा के नहीं बैठे। वो एक एजेंसी है, क्या कहते हैं उसको, NASA, ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका। वो हर चीज़ ऐसे दबा के बैठ जाते हैं कि बस पूछो मत। वो कोई डेटा नहीं देते, कोई कुछ शेयर नहीं करते। फ़र्क है सनातनी परंपरा में और बाकी लोगों में, और ये फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क है, ये फ़र्क बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लोग सेल्फी लेते थे मुंह निकाल निकाल के, आज सेल्फी आ रही है ऐसी वाली। अच्छा, कुछ लोगों ने बड़ा इस पर मजाक भी बनाया, मैं देख रहा था कुछ लोगों को, बोले देखो धरती की फ़ोटो आ गई। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले धरती शेषनाग के फन पे टिकी है, लेकिन यहाँ तो शेषनाग दिखी ना, फन नहीं दिख रहा। बात तो सही है। अब लिखने वाले अब्दुल भाई थे, हमने कहा अब्दुल भाई फ़ोटो आई है वहाँ तक सही है, सेल्फी खींच के भेजिए भाई आदित्य ने, शेषनाग का फन नहीं दिख रहा, ये बात भी सही है, पर जो दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग है, और जो दिख रहा है उसको देखें। जो ना दिख रहा हो सकता है किसी कारण से ना दिख रहा हो, लेकिन जो दिख रहा है वो एकदम स्पष्ट है कि धरती कम से कम चपटी नहीं है। अब्दुल भाई का दिल टूट गया, बिलाक कर गए हमको, बड़ा गलत है साहब, हैं। अब सेल्फी लेके भेज रहा है, गोल गोल पृथ्वी दिख रही है। अब वो बेचारा परेशान है, वो कहता शेषनाग का फन नहीं दिख रहा। हमने ना दिख रहा वो छोड़ो, जो दिख रहा है उस पर तो पहले भाई किस चीज़ पर बहस होगी, जो दिख रहा है उसी पर बहस होगी ना, या जो नहीं दिख रहा है उस पर बहस होगी। तो जो दिख रहा है उसमें तो साफ है कि चपटी नहीं है दादा। वो बेचारे का इतना दिल टूट गया, ब्लॉक करके चला गया। खैर क्या कर सकते हैं साहब, सोच है सबकी अपनी अपनी। चलिए और आगे भी देखें। G20 को लेकर कल हमने एक बात कही थी, संवेदनशील बात थी, और बात G20 के आयोजन और उसकी सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा थ्रेट सा उत्पन्न करने की कोशिश की गई, उसके लेकर थी।
एक मार्च निकला था संसद मार्ग से कुछ लोगों का अचानक से, और इतने सारे लोग वो एकदम से, मुझे नहीं मालूम उसकी परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कुछ परमिशन कुछ मिनट की ली गई थी, लेकिन घंटों के लिए संसद मार्ग जाम रहा था इनके आयोजन की वजह से। तो ये अपने आप में एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था, और कल ही हमने कहा था कि इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए यदि G20 में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे। सख्ती से हमने कहा था, अमित शाह जी रौंद डालिएगा। अरे बाप रे बाप, आवाज़ पहुंच गई भाई साहब, आप लोगों की आवाज़ पहुंच गई। हाँ लो भैया, 3 सितारे मतलब डीजी साहब हैं, प्रमुख हैं, बोले तो दिल्ली में तो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर साहब हैं। जायज़ा ले रहे हैं कमिश्नर साहब, दिन हो या रात हो सब परेशान है, और होना भी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, कहीं कुछ भी करो इनकी फ्री में लॉटरी लग जाती है। हाँ, लॉटरी इन द सेंस, समझ रहे हैं ना आप, रात की नींद उड़ जाती है फ्री में। आप धार्मिक आयोजन करें तो इनकी नींद हराम है, और अगर G20 जैसा आयोजन हो रहा तो समझ लीजिए कि नींद हराम होना स्वाभाविक है। खैर, तो क्या कर रहे थे, सुने, इन्हीं के मुंह से सुन लें। दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है, और लॉ एंड ऑर्डर का भी पैन दिल्ली हर थाना क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट इंतज़ाम लगा हुआ है। और जो कि G20 का इंटरनेशनल भी रेमिफिकेशन है और नेशनल भी। तो कहाँ परेशान हो रहे हैं वैसे, देखें बगल में, देखें जरा, करबला, कल यही तो नारे लग रहे थे। ओहो हो, अंजुमन ए हैदरी रजिस्टर्ड दिल्ली। अच्छा जी, ओके ठीक है। इस अपना आकलन करके, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट करना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, वो सब जगह पर इंतजाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है, स्ट्रैटेजी, अगर मान लें कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुँच कर उसे कंटेन करेंगे। और लोगों को, सिटीजन्स को साथ लेने का भी जो कम्युनिटी पुलिसिंग का इनिशिएटिव है वो दैट ऑल्सो इज देयर। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, रेजिडेंट एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन, पुलिस मित्र, जो तमाम है, इन सबको साथ लेकर, और जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज़ हैं या वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ भी पीस कमेटी, अमन कमेटी, उन सब के साथ एक कम्युनिकेशन, संवाद की स्थिति बनाते हुए एक पुख्ता सुरक्षा और कानून व्यवस्था का इंतजाम है। और दिल्ली पुलिस विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू सी टू इट दैट the event goes flawless. The law and order situation in Delhi is fail-proof, flawless, and very, very effective on ground, maintaining politeness and fairness. देखिए, एक बात मैं फिर से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली के सिटीजन्स के फैसिलिटेशन और बेटर कन्वीनियंस के लिए ही ये तमाम कानून व्यवस्था और ये जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, और कोई लॉकडाउन नहीं है, कोई बंद नहीं है। और जो एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट, खास करके जो समिट क्षेत्र है, जो अलग क्षेत्र है नई दिल्ली के इलाके में है, और जहाँ VVIPs रुके हैं वहाँ से रूट का है, तो उस समय में जो मूवमेंट का जो टाइम होगा, उन टाइम्स पे जो एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होता है वो बस है, उसके अलावा फैसिलिटेशन है। तो शहर नॉर्मल रहेगा, और सुरक्षा के एडिशनल इंतजाम हैं, रहेंगे तो बिल्कुल G20 समिट और इसके अलावा जो शहर है, बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम रहेगी। थैंक यू। तो ये दिल्ली के कमिश्नर साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे किस प्रकार से तैयारी कर ली गई है, और कहाँ है वो भी आपने देख लिया। करबला, संभवतः किसी मस्जिद के बाहर खड़े, परेशानी स्वाभाविक है, कहते लोग नारे ना लगाएं, इसको लेकर हमने एहतियातन इंतज़ाम किए, फलान किए, ढिकान किए, हम लोगों को समझा रहे हैं कि इस प्रकार की घटना ना हो, लोगों को भी समझा रहे हैं ऐसा वैसा। इतना सब की आवश्यकता नहीं है। आज बीजेपी सत्ता में है, कल नहीं होगी। आज राइट विंग सत्ता में है, कल नहीं होगा, लेफ्ट हो सकता है। लेकिन कानून एक स्पष्ट होना चाहिए। और कानून क्या स्पष्ट होना चाहिए?
जब देश के अंदर कोई विदेशी मेहमान आए या कोई ऐसा आयोजन हो रहा हो जिसमें देश के साख की बात हो, तब ऐसी कंडीशन में ये इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि देखते ही गोली मार देंगे। नारों की आवाज़ आने जहाँ से आएगी वहाँ गोली चला दी जाएगी, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये तभी भी रहेगा, ऐसा नहीं कि आज बीजेपी सत्ता में तो आज के लिए कानून है, कल कोई दूसरी पार्टी आएगी, बीजेपी विपक्ष में होगी, तो बीजेपी को भी ये मौका नहीं मिलना चाहिए कि देश की साख की बात है तो बीजेपी हो, राइट विंग हो, और वो विदेशियों के सामने जब एक नेशनल आयोजन हो रहा है उस समय इस प्रकार की कोई घटना करे, ये किसी के लिए भी अलाउड नहीं होना चाहिए। तो एक स्पष्ट उसमें कानून बनना चाहिए इस प्रकार का, जिससे कि ये सब नौटंकियां बंद हो, देश को बट्टा लगाने की। नवीन जी धन्यवाद। चलिए, तो आपने आवाज़ उठाई और आवाज़ का असर भी देखने को मिला। कह रहे हमने सुरक्षा चप्पे चप्पे पर कर ली है। कैसी सुरक्षा कर ली देखें। एंटी ड्रोन सिस्टम है ये, और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को डीआरडीओ ने तैयार किया है, इसको तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए ये उन जगहों पर तैनात किया गया है जहां समिट होनी है। चप्पे चप्पे पर नज़र रखें, दूर से आने वाले किसी भी ड्रोन को पहचानने, उसे इंटरसेप्ट करने और उसे नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्लियर है? तो ड्रोन एक बहुत बड़ा अपने आप में खतरा आज की तारीख में बन गया है। तो ड्रोन को लेकर जो है ये तैयारी की गई। ड्रोन को तो लेकर हुई है, एक और तैयारी हुई है, ज़रा देखें कौन सी तैयारी है। तो पराक्रम को तैनात कर दिया गया है। बहुत सारे लोग पराक्रम से शायद परिचित नहीं होंगे। काफ़ी पहले से मोदी सरकार आने के बाद से दिल्ली में सुरक्षा की दृष्टि को, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एक फोर्स, दिल्ली पुलिस की एक फोर्स बनाई गई, पराक्रम। इसको ट्रेनिंग दी गई, कमांडो ट्रेनिंग दी गई, और हर पराक्रम में जो गाड़ी है इसमें तकरीबन शायद 4 कमांडो रहते हैं, जिनके जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ हेलमेट होती है, और स्पेशलाइज्ड कोई शायद M5 या इस प्रकार की कोई इनके पास में गन्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी गन्स हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड गन्स हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड फोर्स है, ट्रेनिंग ली हुई फोर्स है। बताते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो भी शायद बुलेट प्रूफ है। आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए इस स्क्वाड को तैयार किया गया था, और इस स्क्वाड को तैनात कर दिया गया है G20 के लिए। तो कोई यदि ये सोच रहा है कि वो कुछ गड़बड़ कर पाएगा
तो गड़बड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो गन्स हैं वो बहुत स्पेशल कैलिबर की गन्स हैं जो किसी भी बुलेट प्रूफ वेस्ट को भी चीर कर दुश्मन को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखते हैं और बहुत सटीक निशाना लगाने की ताकत रखते हैं। और जो कमांडोज जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनको भी तमाम सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करना है ऐसी कंडीशन में। यानी कुल मिलाकर दिल्ली को पूरी तरह से महफूज करने का प्रयास किया गया और G20 के इस आयोजन को हिलाने के लिए पूरे प्रयास विदेशी शक्तियां कर रही हैं, पर बेचारे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। अब क्या करें, कहाँ जाएं, उनको भी समझ में नहीं आता। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। लेकिन दूसरी खबर की तरफ बढ़ने से पहले याद दिला दूं, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है पिछले महीने का और इस महीने का, तारीख बदल गई दादा, अपने अपने पेमेंट कर दीजिए भाई। QR कोड को स्कैन कीजिए और कृपया कर अपना पेमेंट जमा करा दें। अमाउंट के ठीक नीचे ऐड नोट या फिर ऐड मैसेज लिखा होगा, उसमें अपना नंबर और नाम दोनों ध्यान से लिख दीजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे तीनों चलते हैं। आपका जो भी चल रहा हो इस नंबर पर भी आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और nshukla@UPI ये UPI एड्रेस है, इस पर भी कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है उनके तो ये सारे ऑप्शन नहीं चलेंगे, वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी अपनी फीस जमा करा दें। ठीक है, 2 यूट्यूब चैनल हैं, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए क्योंकि लाइव कभी भी कहीं भी हो सकता है। और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन फिर भी नहीं आएगा, उसके लिए t.me/nshukla इस टेलीग्राम के चैनल को, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो बॉस, है ना। इस टेलीग्राम के चैनल से सब लोग जुड़ जाइए। ट्विटर पर NSO365 और @nshukla दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम कुशेयर चैट, ट्विटर पर @nshukla, फेसबुक पर नितिन शुक्ला, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है, वो गूगल फॉर्म अपने अपने हिसाब से देखकर भर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जिनको सबको फॉलो कर लीजिएगा, अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं करते, समझदार हैं, अब मैं क्या ही कहूँ उनके लिए। चलिए अब चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जिसको आज कहा जा रहा है, बड़ा विवादित कहा जा रहा है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा इसमें विवादित क्या है। पहले मैं न्यूज़ दिखाता हूँ, फिर आप बताइए क्या विवादित है। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड इन हिमाचल हैपनिंग बिकॉज पीपल ईट मीट, IIT मंडी डायरेक्टर। IIT मंडी के डायरेक्टर हैं लक्ष्मीधर बेहरा, हैज स्टिर्ड अ कंट्रोवर्सी। तो उन्होंने हिमाचल में इस बात को लेकर बच्चों से बोला कि भाई आप प्लेज लीजिए कि आप मीट नहीं खाएंगे, बोला होगा। उसी कहने के दौरान उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानवरों के ऊपर निर्दयता कर रहे हैं, क्रूअल्टी कर रहे हैं, इसलिए हुआ। अब इसको लेकर जो लेफ्ट विंग है बड़ा परेशान हो गया। लेफ्ट विंग ने बोल दिया अरे साहब बड़ा गलत हो गया, फलान हो गया। यार IIT का डायरेक्टर है, पढ़ा लिखा आदमी, खुद भी IITian है ना। डायरेक्टर ऐसे तो नहीं बन गया होगा हवा में कहीं से भी आ जाए। जो बोल रहा है कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा होगा। लोगों ने तो जब इसरो के साइंटिस्ट मंदिर गए थे तब भी मजाक उड़ाया था, और गए थे तब हमने कहा था चंद्रयान 3 जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा, और हुआ। विक्रम लैंडर भी हमने कहा सक्सेसफुल होगा, हुआ। तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं हवाबाजी कर दे रहे। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है, ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, किसी को गाली दे दी क्या? नहीं ना, कुछ अच्छा ही सिखा रहे हैं ना। मुझे तो नहीं लगता कि भाई इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी है। यदि किसी को लगता है कि कंट्रोवर्सी है, गलत है, तो वो कृपया करके लिख दें कि गलत है। सही वाले तो सभी होंगे मेरे ख्याल से हमारे साथ में, है ना। खैर, अब आती है बात कि ये जो चीज़ें इतनी हो रही हैं उसमें इन लोगों का कहना है, लेफ़्ट वालों का। अच्छा, लेफ़्ट का एक सेट एजेंडा होता है, जैसे ही कोई इस प्रकार की बातें करता है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसकी नौकरी खा जाओ टाइप्स, ताकि बाकी लोग डर जाएं और वो इस तरह की बात ना करें। लेकिन हम इस तरह की बात करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। और सीधी सीधी बात है, अगर मान लीजिए इनका कहना है कि ये सब मीट खाने की वजह से हो रहा है, और यदि इनका लेफ़्ट वालों का कहना नहीं ये सब बकवास बात है, तो लेफ़्ट वालों ने पहले क्यों नहीं बता दिया
कि ऐसी तबाही आने वाली है। क्यों नहीं बता पाते हो भाई? आप तो साइंस वाले लोगों, बताया करो ना, क्यों नहीं बता पाते हो आप कि कहाँ पर लैंडस्लाइड होनी है, कहाँ पर क्या होना, क्यों नहीं बता पा रहे हो? और क्यों एक पंचांग लेके बैठा हुआ आदमी बता देता है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले कि आने वाले 5 साल में ऐसी ऐसी घटना होगी, प्राकृतिक आपदा आएगी। ज़रा देख लीजिएगा, पंचांग में स्पष्ट लिखा हुआ है हिमाचल को लेकर। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो जाता है? अगर आपको अकल नहीं है तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है। कमाल के लोग। तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई कहीं कोई दिक्कत है। बैंक रिसीवर बैंक इज़ डाउन, एरर पेमेंट। क्यूआर कोड में भी ऐसा आ रहा है? क्यूआर कोड में आए तो बताइएगा। खैर चलिए और आगे चलते। सनातन धर्म को लेकर जो बवाल कटा था, उस पर एक संत परमहंस आचार्य जी थे, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम रख दिया था स्टालिन के ऊपर। फिर क्या हुआ? बेबी शुतुरमुर्ग के ऊपर। I am the district organizer of the DMK legal wing. Today I had given a complaint against Ayodhya Sri Ramachandra Das Paramahansa Acharya. Last week he had circulated a video against our honorable State Minister through Udayanidhi Stalin, stating that if anyone brings the head of the minister, then the person who is bringing the head of the minister, he will be gifted with 10 crores rupees. The video that has been circulated in the social media is offensive, and it is making an alarm in the public, and the total harmony among the people of Tamil Nadu has been disturbed. So today I had given a complaint. On the basis of the said complaint, a case has been registered with the Madurai City Crime Branch. तो मदुरई सिटी क्राइम ब्रांच में संत परमहंस आचार्य जी के खिलाफ में FIR मुकदमा दर्ज हो गया है। पहली बात, उनका गुस्सा जायज़ है। उन्होंने कहा कि कब तक सनातन धर्म का लोग इस तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे, हम मजाक सहन नहीं करेंगे। हमने कहा बिल्कुल हम आपके साथ हैं, लेकिन जो शब्द कहे वो कंकंग की गुगा वाले, और उस पर जो 10 करोड़ की बाउंटी रखी, वो कानूनन तो गलत है, क्योंकि एक संत हैं, उनकी भावना है भगवान के प्रति, सनातन के प्रति। यदि कोई ऐसा कहेगा तो गुस्से में, और संत ऐसा गुस्से में कई बार करते हैं, संतों की कोई वो नहीं है। तो उन्होंने जो कहा, बहरहाल फ़िलहाल उनके खिलाफ में FIR हो गई। उन्होंने कहा कोई करेगा। अब मुझे समझ में नहीं आता, आचार्य जी लगता है हिंदुओं को पहचानते नहीं हैं। हिंदू की जेब से 1 रुपया नहीं निकलता, हिंदू दरवाज़ा नहीं खोलता बाहर अगर कुछ हो जाए तो, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए कुछ तो 10 करोड़ दे देंगे। मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, हम ही होंगे बस, इक्का दुक्का। ठीक है, तो हम तो अभी भी आपके साथ खड़े हैं। ये भी कह रहे हैं कि हाँ भाई कानूनन जो कहा गया वो गलत है, लेकिन आपकी भावना का हम पूरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और कब तक आखिर कोई भी गाली देता रहेगा सनातन धर्म को? तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। शुभम श्रीवास्तव जी का कमेंट है, कहते हैं सर क्या आपको लगता है बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी? क्यों? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ये सवाल भी क्यों पूछा गया? क्या आपको लगता है इस घमंडिया गठबंधन से कोई फर्क पड़ने वाला है? दिमाग से निकाल दीजिए। 54 से 55% वोट मिलेगा मोदी को। कुछ भी कर लें, ये सारे एक होकर चुनाव लड़ लें तो भी नहीं हरा पाएंगे, असंभव है। क्लियर है ना? तो इसलिए भूल जाइए। विनय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ठीक है ना? तो चलिए, मुकदमा दर्ज हो गया साहब। सनातन को लेकर जो पंगेबाजी चल रही है उसमें झारखंड के गवर्नर राधाकृष्णन जी भी कूद पड़े इस कंट्रोवर्सी में। क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। Our country is based on the dharma. Sanatana dharma is a part of it. There is no single caste which is superior to the others.
there is no single caste which is inferior to others. We all are brothers and sisters. We are together. We will be together. We will win together. And they are making a very hue and cry that our country being called as Bharat. Bharat name was not created by Narendra Modi ji. Bharat was created by Lord Krishna. Modi ji is only renaming it, and he is trying to restore all our lost glory. So everybody is welcoming it. I also welcome it. चलिए साहब, भारत को भी वेलकम कर लिया उन्होंने, होना ही है, उसमें सोचने की क्या बात है। असली नाम तो वही है, ये फर्जी नाम क्या कहें, अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम आ गया। खैर, सनातन धर्म को लेकर बात हो रही है, सनातन धर्म को लेकर बयान और आ गया। अभी तक तो ये कहा गया था मच्छर, मलेरिया, डेंगू है सनातन धर्म, इसको ख़त्म करो। अब एक नया बयान आ गया है, HIV और लेप्रेसी है सनातन धर्म। अब एक नए नेता जिन्होंने इसमें और आग में घी डालने का काम किया, एक और बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तुलना उन्होंने आसान कर दी डेंगू मलेरिया से, HIV और कुष्ठ से करनी चाहिए सनातन धर्म की तुलना। ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்கணும். அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொண்ணூறு இருந்தது, இப்ப HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிக்க பிரதமர் சொல்றாரு. अब एक नए चलिए साहब, HIV और एड्स बता दिया उन्होंने सनातन धर्म को। कौन है ए राजा? नाम तो पता ही होगा आपको, परिचित होंगे वही। हाँ हाँ, अपने 2G फेम वाले तो ए राजा साहब हैं। गजब है, खुलकर गाली दी जा रही है सनातन धर्म को। तमिलनाडु से खुलकर गाली दी जा रही, क्यों दी जा रही है आप जानते हैं? मैंने कल भी बताया था, आज पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से कहूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक से बच्चों को ये पढ़ाया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, उन्हें सेक्युलर बनाया गया और धर्म के प्रति उन्हें ये ऐसा बना दिया गया कि धर्म से कोई मतलब रखना ही नहीं है। फिल्म स्टार्स की पूजा करो लेकिन धर्म की मत करो, भगवान की मत करो। और जो जहर जो भरा जा रहा है जातिवाद का, उस कारण से बांट कर रखा हुआ है। चलिए पुराना एक वीडियो फिर से आपको दिखा दें। वो कह रहे हैं कि हमने सनातन धर्म, HIV है, एड्स है, कोई कह रहा है डेंगू है, मलेरिया है, कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने तो 100 मंदिर तोड़ रखे। 100 ವರ್ಷ ಕೋಯಿ ನಡೆಸಿದೆ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲು ಎಂಗೂರಲ್ಲ ಎರಡು ಕೋಯಿಲೆ सरस्वती कोई, लक्ष्मी कोई, सरस्वती मंदिर तोड़ा, लक्ष्मी मंदिर तोड़ा। सरस्वती लक्ष्मी இந்த 3 கோயில் நான் தொகுதியில் ஜிஎஸ்டி ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா 3 கோயில் கட்டிருப்பாங்க, அந்த இடத்துல இருக்கு. இந்த 3 கோயிலும் நல்லா இருக்கு. எனக்கு ஓட்டு வராதுன்னு தெரியும், ஆனா ஓட்டு எப்படி வர வைக்கிறது அதான் தெரியும். அந்த ஓட்டு வராது 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 எலெக்ஷன் எதிர்க்காது தோழர்கள்லாம் சொன்னாங்க. 100 வருஷ கோயில் இருக்கு. 100 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए साहब, बड़े दमदारी के साथ बता रहे हैं। ये वीडियो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। DMK पार्टी के हैं ये भी, TR बालू साहब। कहते 3 मंदिर तो मैंने ही अपने इलाके में तोड़वा दिए। कमाल है। ये वही है ना जो अपने समय पर नंबर 1 भ्रष्टाचारी, सब वही है, वही पुराने लोग हैं, है ना, कोई नया नहीं है इसमें, सब पुराने हैं। चलिए, तो फिर क्या ऐसे सनातन धर्म को ये चोट पहुंचाते रहेंगे तो ऐसे तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन। भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है।
विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इसमें सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिल पाएगा? आज सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिल पाएगा? इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिल पाएगा? आज उनको स्वयं अपने कृत्यों पर लक्षित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुछ प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसमें उसके संकट के समय पलक तौड़े उठा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य किया? हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से समर्पण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर किसी की समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खता को अगर सूर्य की तरफ फेंकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य को इसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लक्षित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया, वसुधैव कुटुंबकम का। याद करें। तो योगी जी का कहना है कि जब औरंगजेब जैसे कुछ ना उखाड़ पाए, पूरे के पूरे मुगल आके लौट गए, अंग्रेज़ कुछ ना कर पाए, तो ये तुच्छ सत्ता के परिजीवी पैरासाइट्स ये क्या बिगाड़ लेंगे? बात तो सही है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन ऐसों के खिलाफ कुछ तो होना चाहिए। FIR लॉन्च हो चुकी है इनके खिलाफ भी, और उत्तर प्रदेश में और उम्मीद करेंगे कार्रवाई हो। और प्रॉब्लम कहाँ है? कोर्ट छोड़ देगा, कोर्ट को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। खैर, कुल मिलाकर बात यह है कि सनातन जो है न जाने कब से और न जाने कब तक रहेगा। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ फ़र्क पड़ जाएगा या सनातन को नीचा दिखा लेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक सफल होंगे। नीचे तो खुद देखने वाले हैं, कैसे अभी दिखाऊंगा। मैं लॉर्ड को अभी सुनाई नहीं दिया है, कुछ और होता तो हाँ तो विनय जी तुरंत आ जाता, तुरंत सुनने में आ जाता। नमस्ते शुक्ला जी, डू यू थिंक द बिल टू क्रिएट द चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर will be presented and passed in upcoming special session of parliament? You never know, हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो लोग कयास ही लगा रहे हैं क्या होने वाला है। और ये तो होड़ लग गई है कि कौन सबसे बड़ा सनातन विरोधी है, ठीक जैसे पाकिस्तान भारत को गाली देने के लिए होड़ होती है, जितनी गाली देगा उतना आगे कहलाएगा। खैर, तो सनातन के विरोध में एक के बाद एक लोग उतर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा भी गया। एक वीडियो और भी है जिसमें उनसे पूछा गया, जो स्पोक्स पर्सन है DMK के, बोले आप ऐसा बोल रहे हो, इससे क्या नुकसान नहीं होगा? बोले कुछ नहीं, बोले वो यूपी बिहार के ही कुछ मूर्ख लोग हैं, बाकी तो कोई मानता ही नहीं हमारे यहाँ। चलो, अच्छी बात है, देखते हैं। Please don't level any allegations that you don't know about. So the coming election we have challenged you. Let us fight on Sanatana Dharma. Let DMK say it is going to abolish Sanatana Dharma. We will say we will protect and preserve Sanatana Dharma. We will see where people of Tamil Nadu are going to vote. Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma.
Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Fourth year, you say you are a Hindu. You say 90% of DMK party men are Hindu. Fifth year, you take a veil to say you are also a Hindu. So this drama Tamil Nadu has seen for the last many, many decades. When elections comes, you suddenly become an Amar and an Akbar and an Antony, which Mr. Rahul Gandhi ji, for the last 17 failed attempts, is trying to do the same thing, becoming Amar in one state, becoming Akbar in one state, becoming Antony in one state. The people of India and the people of Tamil Nadu and the whole of Bharat have read into your elitist, cabal, family-oriented, corrupt practices. Come 2024, DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. Good luck, sir. डीएमके का फुल फॉर्म भी बता दिया, डेंगू मलेरिया तो आपकी ही एब्रिवेशन में है डीएमके। कमाल है भाई। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कही अन्नामलाई, तो कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अगला चुनाव हो जाए इसी मुद्दे पर, और शायद इसी मुद्दे की तलाश थी बीजेपी को। शायद इसी मुद्दे की तलाश थी और ये मुद्दा मिल गया, बैठे बैठे मिल गया। सनातन धर्म पर अगला चुनाव, हम कहते हैं बिल्कुल होने चाहिए, सारे चुनाव सनातन धर्म के ऊपर ही करा लो, जिसको गाली देने सामने आ जाएगा। अब इस प्रकार के पोस्टर भी लग गए जगह जगह। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस प्रकार के पोस्टर लग रहे हैं, चप्पल इनको मारते हुए वाले पोस्टर हैं। आप क्या करेंगे? जैसा काम करोगे वैसे तो रिस्पॉन्स आएगा, अलग थोड़ी आ जाएगा। खैर, बहस हो गई है सनातन पर। सनातन पर बहस करनी है। डीएमके के जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो मानते हैं, कोई नहीं मानता बाकी। लेकिन कुछ लोग फंस गए बेचारे, क्योंकि पार्टियां बहुत सारी है ना घमंडिया गठबंधन में। देखिए, कोई माहौल गरमाने गया है। हमने वो बयान को भी देखा है, सुना है, और जो लोग ये माहौल गरमाने जा रहे थे उनके भी बयान हमने सुने। महाराज साहब, दयानिधि स्टालिन साहब जो है मंत्री है, दयानिधि नहीं है दादा, उदयनिधि है। और उनका बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हाँ, इंडिया के घटक दल है सब, ये आपकी राय हो सकती है, ये डीएमके की राय हो सकती है, द्रविड़ संस्कृति की राय हो सकती है, लेकिन इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। मुसलमान रहते हैं, पारसी है, जैन है, लिंगायत समाज के लोग हैं, सभी का अपने अपनी आस्था होती है। आप उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी पार्टी की राय है, अपने तरफ रखें, अपने राज्य में रखें। इस प्रकार से पूरा देश का माहौल जो है वो बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कोई ऐसा हथियार न लगे जिसकी वजह से हमारे पर हमले करते रहे। हमने आज हमारी बात रखी। एम के स्टालिन साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नेता है, देश उसको मानता है, वो भी हमारे साथ एक युद्ध में उतरे हैं। ऐसे समय में स्टालिन साहब की जो सिपाही सलाहकार है वो थोड़े बचकर बयान करे तो इंडिया जो है उसमें रुकावट नहीं आएगी। चुनाव इस पर होगा, इसकी बात हुई, क्या ही बोले। हिंदी का शब्द है फटना। दूध फटता उससे ज़्यादा कुछ और भी फटता है। विपक्ष की ऐसी की तैसी हो गई। जैसे ही अन्नामलाई ने बोला
और हमने कल ही बताया था आपको, जो क्लोज डोर मीटिंग हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सनातन धर्म वाले मैटर को और भारत वाले मैटर को बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बोलेंगे, हर व्यक्ति नहीं बोलेगा। और पूरी ताकत के साथ बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी को तो यूँ समझ लीजिए कि बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उन्होंने दे दिया। लेकिन इस सब में एक्सपोज हो गए कि कितने सनातन विरोधी हैं। पूरा पूरा विपक्ष सत्ता के लिए मतलब भगवान को गाली, धर्म को गाली, सनातन को गाली, कमाल हो गया। तपन बर्मन जी धन्यवाद। शंभू पटेल जी कहते हैं जय श्री राम गुरु जी, सनातनी हिंदू विश्व के कोने कोने बसे हैं, सभी हिंदुओं को एक साथ काम करना होगा, विश्व कल्याण हेतु एक साथ आना ही होगा। गुरु जी आप आशीर्वाद दें। बिल्कुल आना ही होगा शंभू पटेल जी, आएंगे ही। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल दूं कि अब समय आ गया है कि संभवतः हम जैसे लोग भी निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो, अंजाम जो भी हो, लेकिन अब निकलेंगे और जगह जगह जाकर सबको जोड़ेंगे। और उसमें आपकी जगह भी है। बहुत जल्द आ रहा हूँ, बहुत जल्द, है ना? तो तमाम सारी जगहों पर भी आऊँगा और सबको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब ये पानी सर के ऊपर हो गया है। अब ये गाली हमारे पुरखों को दी जा रही है, अब ये गाली हमारे भगवान को दी जा रही है, अब ये गाली हमारे उस विश्वास को दी जा रही है जिस विश्वास के साथ हम पैदा होते हैं और बार बार होते हैं। ये गाली हमारे कैसा एक धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, उसके अनुयायी हैं, जो अभी भी चुप बैठे हैं। पूरी दुनिया में इस आदमी का पुतला फूंक जाना चाहिए था, लेकिन इनको अब डर लग रहा है कि भारत में इन्हें चुनाव लड़ना है। नहीं लड़ना होता ये भी गाली दे रहे होते, पर अब इनको डर लग रहा है कि स्टालिन के चक्कर में ये कहीं ना निपट जाए। टोन डाउन किया स्टालिन ने मुकदमा दर्ज होने के बाद, लेकिन उससे थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। कुछ और लोगों को समझ में आया, जो समझदार है उनको समझ में आ गया मामला गड़बड़ हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अब तो आप लोग एक्सपोज हो गए। सोनिया गांधी जी, आपके घटक दल, आपके नेता खड़गे, उनके बेटे और खड़गे खुद सनातन धर्म को गाली दे चुके हैं। आपके कहने पर दी थी क्या, या ये कांग्रेस की लाइन है? कमाल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कितनी बुरी मौत मरेंगे लोग। ये तो वाकई में अपने आप में बड़ी बात है। खैर आगे देखें। एक बात समझ लीजिए, सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज की, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं तमिल भाषी नहीं हूँ इसलिए मैं जाति इस बारे में कुछ नहीं कहता। एक बात समझ लीजिए, दम निकल रही है। अब एक काम करो, तमिल भाषी हो, कोई से भाषी हो, आर्य समाज बना, फलान बना, ढिकान बना, हिंदुओं को बांटने की साजिश है ये। अब ये क्या साजिश है? माफ़ी तो मांग नहीं रहे, अब साजिश है आर्य समाजियों को और बाकियों को बांट दो। आर्य समाजी भी तो हिंदू ही है, कोई बाहर थोड़ी है। तो आर्य समाजियों को और लड़ा दो, बाकियों को लड़ा दो। अब आपस में आपको लड़ाने की बात हो रही है। इतनी गाली उस देश में उस धर्म को पड़ रही है जिस देश में उस धर्म को मानने वाले 80% से ज़्यादा लोग हैं। 80% से ज़्यादा। विश्व में ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा, न ऐसा कोई देश मिलेगा जहाँ 80% लोग उस धर्म को मानने वाले हों और उस धर्म को चौड़े में लगातार 4 दिन से गाली दी जा रही है। और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग नेता दे रहे हैं। पहले एक बेबी शतुरमुर्ग आता है, वो कुछ भी भौंक के निकल जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर बड़े बड़े बुड्ढे आ जाते हैं और सब एक ही लाइन पर बोलते हैं। बड़ी नफरत है ना सनातन से। शुक्र है कि मोदी आया, कम से कम इनकी नफरत तो दिखी। और इन लोगों को हम आज तक ये मान रहे थे कि ये हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस में जो लोग हैं, तमाम सारी अन्य पार्टियों में जो लोग हैं, गजब हो गया। नवीन जी कहते देखिए ज़रा सैफरन टेरर। हाँ अरे साहब अभी आएंगे, वो अभी आएंगे। बहुत सारी बातें अभी निकलेंगी बाहर। बेस्ट रिप्लाइज किकिंग देम आउट ऑफ पावर बट सैडली हिंदूज वोट फॉर देम
for their own selfish interest. Greetings will be the end of Hindus. Greediness will be there. तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं रॉबिन जी, तय है, ऐसा ही होने वाला है। लालची इतना है हिंदू कि पूछिए मत। अभी कोई कुछ फ्री कर देगा, पहुंच जाएंगे वहीं। कमाल है। बंगाल में भी उठा रहे हैं, अच्छा नहीं उठाना चाहिए, सब जगह मुद्दा पूरे देश में मुद्दा उठेगा, पूरे देश में उठेगा। और तमिलनाडु के जितने हिंदू हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, सिर्फ एक निवेदन है, आप किसको पसंद करते हैं मुझे नहीं मालूम, पर कम से कम ऐसी पार्टी को ज़रूर हरा देना भैया जो बार बार लगातार, जैसा कि अन्नामलाई ने बताया, और वाकई में हमने इस बात को पूछा भी लोगों से, पीछे जाके इनके बयान भी देखे, हर बार इनका ये रहता है, पहले साल आते हैं हिंदू धर्म को गाली देंगे, दूसरे साल देंगे, तीसरे साल देंगे, चौथे साल देंगे, और पाँचवें साल जब चुनाव होता तब ये अपने आप को हिंदू बताने लगते हैं कि हम तो हिंदू हैं, हमारा नाम देख लो, हम तो टीका लगाते हैं, सब जनेऊ पहन के आ जाते हैं। इस झांसे में मत आइए। ऐसा हिंदू जो है, जो कहता कि मैं हिंदू हूँ और सेक्युलर हिंदू है या हिंदुओं को गाली देता, वो हिंदू सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा, उससे बचिए। और ऐसे हिंदुओं को हम हिंदू नहीं मानते, इसलिए हम ऐसे लोगों को बाहर कर देते, बाहर का रास्ता दिखा देते, भैया टाटा बाय बाय। खैर, एक खबर किसी ने चलाई, खबर के आधार पर खबर चलाई, उस पर एनएसए लगा दिया गया, साल भर तक जमानत नहीं हो सकती। लेकिन जो लोग चौड़े में हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, उन पर कुछ हो ही नहीं रहा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को चिट्ठी लिखी गई है। किसने लिखी है? हाँ, ये मधु देवी ने लिखी है, यानी कि जो मनीष कश्यप हैं उनकी मां ने। और उन्होंने चिट्ठी लिखकर पूछा है कि मेरे बेटे ने तो सिर्फ खबरों के आधार पर खबर चलाई थी, उसको जेल में डाला गया है, लेकिन ये तो खुले में चौड़े में सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बराबरी की बात क्यों नहीं हो रही? बात सही है, देखते हैं क्या होगा, कुछ हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। हिंदूज आर पीएमपी पुअर मनी पीपल, हाँ सही बात है। खैर, तो इन्होंने भी कहा, बात कर रहे हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोग जो है हिंदी बोलते हैं क्या मालूम। तमिलनाडु के लोग हिंदी नहीं बोलते, तमिलनाडु के लोगों को हिंदी से बड़ी प्रॉब्लम भी है। हाँ, गाली देते हिंदी को, लेकिन हालत देखिए क्या है। हिंदी फिल्म को देखने पहुंचे साहब और दूध से नहला रहे हैं हिंदी फिल्म के हीरो को, ये हालत है इनकी। वाह रे वाह, वाह रे वाह मूर्खों, गजब मूर्ख हैं भाई। कल तक तो हिंदी से बड़ी नफरत थी, अब नकमस्तक हो रहे हैं, हिंदी फिल्मों के हीरो को अपना भगवान मान रहे हैं, दूध से दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हिंदी से प्रॉब्लम है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं लेकिन हिंदी फिल्म देखने जा रहे हैं। कमाल है। हिंदी फिल्मों के हीरो को सर माथे बैठा रहे हैं। क्या हुआ भाई? अब कहाँ गई अपनी भाषावाद, कहाँ चला गया? क्या बोलते हैं वहाँ पे? तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते होंगे, तमिलनाडु तमिल ही बोलते होंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या गजब नेताओं ने इनको बेवकूफ़ बनाया भाई, कमाल ही है।
और ये आज तक बन रहे हैं। अभी भी वक्त है। भाषावाद, रंगवाद, मेरा मैं गोरा तू काला, भाषावाद तेरी भाषा ऐसी मेरी ऐसी, पहनावावाद कि तुम लुंगी पहनते हो मैं शर्ट पैंट पहनता हूँ, हाँ, और क्षेत्रवाद, मैं इस क्षेत्र का तुम उस क्षेत्र के। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाइए अगर आपको सरवाइव करना है तो, ठीक है, वरना सर्वाइवल बचेगा नहीं आपके पास। स्टालिन होम प्रोडक्शन, आई नो नवीन जी, आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, है ना। इसलिए सारे वाद से ऊपर उठ जाइए और एक होकर किसी चीज़ का विरोध कीजिए। अब ये जो लोग जो इतना सारा जवान को लेकर जो तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं, असल में हमने कल ही बताया था कि इसमें नुकसान किसका होना है और किसका नहीं। तो ये बहुत स्पष्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इनके पास में, तो भाई तमिलनाडु में हिंदी भी चलेगी। अब हिंदी से दिक्कत नहीं है, कायदे से तो तमिलनाडु के जो असली लोग हैं, जिनको वाकई में तमिल लैंग्वेज से इतना प्रेम है, उनको मना करना चाहिए। ऐसी फिल्म की स्क्रीनिंग कैसे हो रही है? चलिए, अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें हंगामा हो जाएगा, दूसरा करेगा तो नहीं होगा। ये चाकू है साहब, इतना बड़ा, क्रेन से उठाया जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठेंगे, कोई परमिशन नहीं है, बस हो गया। मुझे अब तक एक चीज़ समझ में नहीं आई, कोई प्रोसेशन निकल रहा, कुछ भी निकल रहा, उसमें इतना बड़ा चाकू दिखाने की आवश्यकता क्या है? क्या ज़रूरत है? क्यों दिखाया जा रहा है? किसको डराया जा रहा है? यही चीज़ यदि मान लीजिए आप लोगों ने कर दी होती तो अब तक तो बवाल कट गया होता साहब, बड़ा वाला बवाल। संभाले नहीं संभल रहा होता आपसे इतना। इतने बड़े हल्के में लिया था कि अपनी पार्टी की परंपरा के अनुसार गाली दे देता हूँ, पर मेरा मतलब निकल जाएगा। हाँ, मेरा मतलब निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बवाल होगा सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है युवरत्न जी, सोचा ही नहीं होगा। लेकिन खैर चलिए, तो चाकू दिखा रहे हैं, कुछ करेंगे थोड़ी। देखें, चाकू कभी कभी बहुत काम भी आता है। प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ फुआरे में खादी भंडार के पास में एक बंगाली हिंदू परिवार रहता था जो कि माल बाजार, उसके जबलपुर जिले के आसपास के गांव में लगभग 500 एकड़ जमीन और जबलपुर शहर के अंदर भी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें फुआरे में लगी हुई लगभग 1 एकड़ का खाली प्लॉट है। अभी पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके अलावा अंधेर देहू में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो इस प्रकार लगभग 500-700 करोड़ की टोटल उस परिवार की प्रॉपर्टी थी, जो कि बंगाली हिंदू महिला थी। उसके 2 बेटे थे, एक 38 साल का और एक 40 साल का। ध्यान दीजिएगा, बंगाली हिंदू महिला, ठीक है। अब आगे बढ़िए। तो उस परिवार के मकान के सामने 2 मुस्लिम आए और ठेला लगाते थे, वो फल बेचा करते थे। उन्होंने वो अम्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें शाम को, आपको बहुत बड़ा परिसर है तो हमारा ठेला जो है ये शाम को अपने यहाँ पार कर ले लिया करिए और फल की टोकरी हम आपके एक कमरे में रख देंगे, उसके बदले में हम आपको मासिक किराया दिया करेंगे। वो ऐसा इस प्रकार से उनसे घनिष्ठता बनाई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में पहले एक लड़का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जवान लड़के की 38 साल की। उसके बाद उनके दूसरे लड़के की भी 40 साल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उसके बाद जो है वो महिला अकेली बची। तो जैसा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि उस महिला को वो लोग वहाँ से उठा के
नए मोहल्ले में ले गए कहीं, और उसके बाद वो महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद जब ये मौत हो गई तब उन मॉमडेल्स के पास में 2 रजिस्टर्ड विल उस महिला की मिली, जिसके आधार जिसमें ये लिखा था कि जितनी भी चाल चल संपत्ति उस बंगाली परिवार की है वो सारी की सारी उन फल ठेले वालों को उनको विल करती है। उस विल के आधार पे उन 2 मॉमडेल्स ने जो आरोपी हैं उन्हें भिन्न भिन्न तहसीलदारों के यहाँ जाके उस विल के आधार पे अपना नामांतरण कराया, और नामांतरण कराने के बाद अधिकांश प्रॉपर्टियां जो है वो बेच चुके हैं। जब शमशान घाट का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ शमशान घाट के रजिस्टर में लिखा पाया गया है कि उसको उस गुड़िया को, जिनका नाम प्रभावकरी था, उनको मौत के बाद में शमशान घाट ले जाने वाले 2 मुस्लिम आरोपी जो हैं वो था, और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर दर्शन हुआ। इस सब की शिकायत की गई है, जिसकी कि FIR होना चाहिए और उसके बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किन परिस्थितियों में 2 जवान लड़कों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में वो उस महिला की मौत हुई, वो पैसा जो 500-700 करोड़ रुपए आया है किन किन के खातों में गया है, उसकी असली बेनिफिशियरी कौन है, और इसके पीछे जो लैंड, इसको अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी हत्या भी करी और उनकी 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प की। मैं डॉक्टर प्रशांत पाठक, एडवोकेट हूँ, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बंगाली हिंदू महिला थी मुखर्जी, सेक्युलर टाइप की थी। कुछ आए लोग बोले हम ठेला लगा लें आपके यहाँ, खाली जगह पड़ी रहती है, इसमें पार्किंग करने को दे दो, पैसा भी दे देंगे। बस पैसा सुना, 700 करोड़ की मालकिन, लालच आ गया, ठीक है भैया आ जाओ लगा लो, रात में तो लगना है। ठेला लगाना शुरू किया, धीरे 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 करके संबंध बनाए, अच्छी तरह से समझ लिया क्या होता है। जब हिंदू अमीर होता तब क्या होता है, कुछ आइडिया है? हिंदू अमीर होता तो सबसे पहले अपने आसपास जो उसके रिश्तेदार होते हैं उनसे उसकी बननी बंद हो जाती है, चाचा ताऊ ये वो सब गोल। मौका देखा जिहादियों ने, पहले छोटे लड़के को फिर बड़े लड़के को, दोनों को निपटा दिया। अकेली बुढ़िया बची थी उसको भी निपटा दिया, 700 करोड़ की संपत्ति साफ कर दी। कमाल है। रमेश जी कहते हैं इन महाभारत विदुर टेल्स भीष्म व्हेन द वैक्स होम इज बर्न्ड आई वांट टू नो हाउ फार दुर्योधन विल गो एंड मोदी जी कमिंग, दैट्स द एग्जैक्ट आउटकम। रमेश जी बिल्कुल। नवीन जी कहते हैं नितिन जी सिमिलर स्टोरी यू एक्सप्लेन 3 months बैक। हाँ 3 महीने पहले भी ऐसी ही एक स्टोरी हमने आपको बताई थी। तो ये स्टोरी लगातार चलती रहती है। स्टोरी इसलिए चलती है क्योंकि हम अपनों से कनेक्ट नहीं होते, अपनों से दूर भागते हैं, उसका नतीजा है ये। क्लियर है ना? चलिए अब आज भी हमें लगता है यूक्रेन का जो वॉर एनालिसिस है या यूक्रेन से संबंधित जो खबरें हैं, इसको कितने लोग सुनना चाहेंगे तो हम इसको कल लेंगे, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा मटेरियल। तो कल हम नेशनल न्यूज़ कम करेंगे, थोड़ी राष्ट्रीय खबरों को कम करेंगे अगर ज़्यादा नहीं हुई खबरें तो, और इंटरनेशनल खबरें जो पिछले कुछ समय से काफ़ी सारी हलचल हो रही है और परसों से हम इसको लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे, तो हम इसको कल लेना चाहेंगे। तो कल के एपिसोड में भारतीय खबरें कम हो जाएंगी और ये खबरें ज़्यादा रहेंगी। उम्मीद करेंगे आप सब को ये पसंद आएगा, है ना? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यदि आपका जवाब हाँ में है तो हमें बताइए, तो उस तरीके से हम उसकी तैयारी करेंगे। राइट? आज के बाद में इंटरनेशनल, आज सिर्फ देसी, है ना? क्योंकि शुक्रवार हो जाएगा, वीकेंड भी है, तो ले लेंगे वीकेंड पर, क्योंकि बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है ना? या फिर देखेंगे अगर कल कुछ नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट हुई तो कल नेशनल ले लेंगे, सैटरडे को इसको शिफ्ट कर देंगे ना, इस तरह से कर लेंगे। राइट? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और देखें कि और क्या क्या है, किस किस तरीके से। लेकिन आगे चलने से पहले याद तो दिला दूं, मैं खुद ही भूल जाता हूँ। अरे भाई फीस तो भर दो अपनी अपनी यार, हर महीने बार बार बोलना पड़ता है, इतनी बार रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है। अपनी अपनी फीस भर दीजिए। जिन लोगों की छूटी हुई है ना अगस्त की
जुलाई, जून की, मई की, और जिन्होंने अभी तक भरी नहीं फीस, जब से देख रहे हो तब से लगातार उतने महीने काउंट करके अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिएगा भैया। QR कोड को स्कैन करेंगे ना, इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो अमाउंट लिखकर, अमाउंट के लिए जगह आएगी, अमाउंट के ठीक नीचे आपको एक ऐड कमेंट या ऐड नोट मिलेगा, है ना, उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से भेज देगा 8770720196 पर, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से वो नंबर और नाम भेजना है, n.shukla@UPI नंबर और नाम भेजना है ना। जो भारत के बाहर है उनका तो ये सब नहीं चलने वाला, तो patreon.com/नितिन शुक्ला या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फीस भर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? किसी ने लिखा दोपहर को कर दो सर, समय नहीं हो पाता उतना, है ना, क्योंकि बहुत सारी उसको देखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, वीडियो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा अब। हाँ बराबर है, नहीं दे रहा होगा, आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, फीस भरनी है, मैं समझ सकता हूँ। अचानक से एकदम से इंटरनेट चला गया होगा, हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसे ही होता है। इनफैक्ट जो फीस देने वाले वो 0.5% भी नहीं है, 0.25% भी नहीं है, यूँ कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाकियों के नेटवर्क ख़राब हो जाते हैं उस समय पर, और इतने साल हो गए लगातार ख़राब ही, वो उस समय गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। तो चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं और बात करेंगे उस खबर की जिस खबर को हम 2-3 दिन से ले नहीं पा रहे, अडानी वर्सेस सोरस। अडानी के जो मैटर है जिसको लेकर कब की खबर ली गई थी अडानी की, जानते हैं आप? 2007 में अडानी ने कुछ किया, 10 में कुछ किया, 13 में कुछ किया, लास्ट 13 है, उसको लेकर जो है हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, और उस आधार पर और जो कहा गया उसको पहले ही उन्होंने पूरा कर लिया, कंप्लायंस हो चुके उसके, उस आधार पर न्यूज़ निकाली और ये कहा कि अडानी के शेयर तो ख़त्म। चलो, उस समय आप लोगों ने कमाया था, हमने फिर कहा था ये कोई ना पहला हमला है ना आखिरी हमला, अभी फिर और होंगे, और फिर दोबारा हमला हो गया। किस किस को याद है, हमने कहा था अडानी पर भी फिर से हमला होगा। श्वेता शाह जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस किस को याद है ये वाली बात? तो अडानी पर फिर से हमले की हमने बात कही थी और अडानी पर फिर से हमला हो गया। OCCRP.org ने हमला किया। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड फ्रेश इंसाइट इनटू एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन दैट रॉक्ड इंडियाज पावरफुल अडानी ग्रुप। लिखने वाले वही रवि नायर, कोई अलग नहीं है, आनंद मंगनेल, वही लोग हैं, कोई बदलाव नहीं। ये लोग कौन है? OCCRP क्या है? हाँ, ये अब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये खबर अभी कुछ दिन पहले आई थी, 31 अगस्त के आसपास की खबर थी। अडानी फिर से गया, फिर नया मिल गया उसमें। तो हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसा होने वाला है, ये छोड़ेंगे नहीं, अभी और अडानी पर और हमला करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और हुआ OCCRP के द्वारा। अब OCCRP क्या है, पहले तो इसको ढूंढो। तो साहब, सोरस और रॉकेफेलर जहां पैसा देते हैं, ये उस OCCRP ने इस न्यूज़ को बनाया है। आखिरकार जॉर्ज सोरस सामने आ ही गया और रॉकेफेलर भी सामने आ ही गए। कब तक छुपते हैं? तो बाहर आ गए। फिर से एक न्यूज़ छाप दी, फिर से सोचा कि उतना फ़ायदा नहीं हो पाया तो कुछ फ़ायदा कर लें, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही, चीज़ें बदल गई हैं। और क्यों इस न्यूज़ के साथ आना पड़ा? क्योंकि कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं। अडानी हिंडनबर्ग रो, ED फाइंड्स सस्पिशियस एक्टिविटीज़ बाय 16 एंटिटीज़ इन अडानी केस। 16 ऐसी एंटिटीज़ है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 16 ऐसी एंटिटीज़, ऐसी कंपनियों को, ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन्होंने अडानी के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया था। यही वो लोग हैं जिनके ज़रिए पोजीशन बनाई थी
हिंडनबर्ग ने, शॉर्ट सेलर ने, वो जो छोटे भैया सटोरिया, उसने। तो 16 लोग इसमें पकड़ में आने की संभावना ईडी में। अब ये जो 16 लोग हैं, आपने देश के साथ गद्दारी करी है तो अब आप जेल जाइए, तैयारी कर लीजिए, बचना इनमें से अब कोई भी नहीं है। सबूत बहुत पुख्ता है। आपने कहा था 2024 में इलेक्शन तक अडानी को झेलना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल झेलना पड़ेगा। तो 16 सस्पिशियस लोगों को इसमें पकड़ा गया है। ईडी का केस है, पीएमएलए का केस भी बनेगा, तमाम सारे लोग जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे ओसीसीआरपी की। ओसीसीआरपी के लिए लिखने वाले कौन है? आर्टिकल लिखने वाले रवि नैयर। रवि नैयर न्यूज़ क्लिक के लिए भी आर्टिकल लिखते हैं, वही न्यूज़ क्लिक। रवि नैयर साहब ने न्यूज़ क्लिक के लिए भी आर्टिकल लिखे हुए हैं। राफेल डील को भी इन्होंने टारगेट किया था 2019-22 और 22 में एक किताब भी लिख दी इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार क्लीन चिट दी उसके बावजूद, ठीक है। जबकि ईडी की जो प्रोब है उसके अनुसार न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपए चाइनीज़ फंडिंग मिली हुई है। यानी चाइना भी है, सोरस भी है, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। दे शॉर्ट सेल इंडिया शेयर्स एंड स्पॉन्सर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ विद दैट मनी। बिल्कुल नवीन जा रहा हूँ, सारी चीज़ों पे आ रहा हूँ। तो ये इतनी सारी चीज़ें रवि नैयर साहब जो है लगातार टारगेट करते हुए, दिस वोंट बी डिलीटेड। रवि नैयर के ऊपर हमने एपिसोड किया था, याद है ना आप? इन सारे जो चंडाल चौकड़ी, इसके ऊपर एक एपिसोड किया था, सबके कनेक्शंस दिखाए थे, उसमें रवि नैयर आए थे। रवि नैयर एक की पोजीशन पर इनके उभर रहे हैं। किन के? ये तमाम सारे जो सोरस एंड कंपनी है, ठीक है। खैर, सबसे बड़ी बात जो ये जो फंडिंग जो इन्होंने करी है रॉकेफेलर ने और सोरस ने, आपको याद होगा हमने पिछला एपिसोड जो किया था अडानी के ऊपर, उसमें हमने दिखा था स्टॉप अडानी। याद है आपको? वो स्टॉप अडानी वाला जो पूरा एक क्या कहना चाहिए नैरेटिव चला था, उसके पीछे भी यही लोग थे, पैसा यही लोग दे रहे थे, फंडिंग यही लोग कर रहे थे। अब लेकिन खुलकर सामने आ गए। खैर, अडानी वॉच, स्टॉप अडानी, क्या क्या नहीं इन्होंने किया था। अडानी वॉच के नाम से तो बाकायदा एक ट्विटर हैंडल बना दिया था उन्होंने, वेबसाइट भी बना दी है सुना है। खैर, सो ये कुल मिलाकर जो चौकड़ी है, लुटियन जोन वाले लोग, उनका ये काम था। फिर क्या हुआ? तो 16 ऐसी एंटिटीज़ को पकड़ा है ईडी ने जो उसके नेट में आ रही हैं। 15 ऐसे इंडियन और प्राइवेट बैंक और फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इनको भी पकड़ा, 15 वो भी पकड़े। और ये सभी लोग वो जो हैं, ये न्यूज़ आने से पहले शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन इन्होंने ले ली थी, ठीक है ना। और 2-3 दिन में इसके बाद न्यूज़ आ गई थी, सब ने पैसा कमाया। लेकिन अब ईडी सबकी जांच कर रही है और सबको अंदर डालेगी एक एक करके, जो जो देश के दुश्मन हैं। खैर, हाँ, ये आए द कोऑर्डिनेटेड डॉन, ये है वो सोरस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ही ओसीसीआरपी को फंड करता है। 31 जुलाई को इन्होंने, 31 अगस्त को इन्होंने जो है न्यूज़ निकाली, न्यूज़ को छपवाया रॉयटर्स में। आप टाइमिंग देखिए, 00:30 और 4:53 पर रॉयटर्स में छप गया। टाइमिंग देखिए क्या गजब है। इसे बोलते हैं सोरस। सिर्फ इतना ही नहीं, फिर इनको ट्वीट रिट्वीट किया गया। कहाँ कहाँ से ट्वीट किया गया? यहाँ से आए। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको ट्वीट किया 449 पर। 449 पर ही इन सज्जन ने किया। 449 पर रवि नैयर, 5 बज के 6 मिनट पर रवि नैयर ने। इसके बाद इन्होंने
रीट्वीट अगेन, ठीक है। फिर प्रशांत भूषण 5:24 पर सुबह, गजब हो गया, मतलब सारी तैयारी ऐसे की गई थी कि सुबह धमाका करना है। फिर कांग्रेस 6:30 सुबह, फिर द बॉब ब्राउन फाउंडेशन 8:17, गार्जियन 9:10, इनको तो जानते ही आप, 9:36 पर, वायर 10:55 पर, 10:59 पर स्टॉप अडानी। ये तमाम सारे लोगों ने जो पूरा का पूरा जो एक जो प्रपंच है, ये ट्वीट रीट्वीट उन्होंने जो किया, उसका नतीजा है कि किस प्रकार से अडानी को उन्होंने फिर से दोबारा घेरने का प्रयास किया। फिर वही पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम वही मोडस ऑपरेंडी, बार बार लगातार। चलिए कुछ, लेकिन ये तो चिंता की बात है जो आपने बताया था कि ये लोग झूठे आर्टिकल्स बुक स्टोर करते आ रहे हैं ताकि बाद में नैरेटिव बनाकर मोदी को ख़त्म कर दें। हाँ, जो है मैंने तो वो बताया योगरत्न जी, है ना, खतरनाक है नहीं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हमारा काम है सच्चाई को बताना। खैर, तो आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है? हु इज जॉर्ज सोरस, द बिलियनियर इन्वेस्टर हु हैज क्रिटिसाइज्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? परेशान है, मोदी को गाली देता है। क्यों, क्या ऐसा बिगाड़ा है सोरस का मोदी ने कि इतने पीछे पड़े हुए हैं? कुछ तो कारण होगा। कारण भी जानेंगे, क्योंकि जॉर्ज सोरस की तमाम सारी फंडिंग को धीरे धीरे करके बंद भी किया गया है। लेकिन उससे पहले ज़रा और भी देख लें। हाँ, हमने ट्वीट का बताया ना, कौन लोगों ने ट्वीट रीट्वीट किया। ये भी ट्वीट आया, कैसे गौतम अडानी और विनोद अडानी, कैसे इन्होंने शेयर्स एक दूसरे को दिए, क्या किया क्या नहीं किया, जो ट्रांजैक्शन है उसको लेकर एक चार्ट बनाया गया। असली है नकली है ये तो नहीं कह सकते। अडानी एंटरप्राइजेस प्रमोटर्स ग्रुप 74.9, फ्री फ्लोट 25.1 है कुल। तो जो स्थिति है वो एकदम क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को ट्वीट करने वाले कौन लोग हैं? महुआ मोइत्रा, डिटेल्स ऑफ 13.5% ओन्ड ऑफ अडानी इंटरनेशनल शेयर विच आर बेनामी, पता नहीं कहाँ से इनको मिली। खैर, ये सारे लोग वो लोग हैं जो सोरस गैंग के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। जो वहाँ से आता तुरंत जो है उसको लेकर भागते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सोरस ऐसा कर क्यों रहा है? इन्वेस्टर है, तमाम सारा कंसोर्टियम बना हुआ है तमाम सारे बाकी इन्वेस्टर्स के साथ। अब समस्या कहाँ है? समस्या वहाँ है जहाँ अडानी मजबूत हो रहा है, वहाँ इनकी कंपनियाँ कमज़ोर होती चली जा रही धीरे धीरे। तमाम सारे पोर्ट्स जो हैं, की पोर्ट्स वो अडानी ने ले लिया, अडानी पोर्ट्स ने। तमाम सारी जो कोल माइंस हैं वो अडानी ने ले लिए। तमाम सारी जगहों में जो है अडानी काम कर रहा है। अब इस चीज़ को लेकर जो है जो नुकसान जो है, और जॉर्ज सोरस को समझ में आ रहा है कि अमेरिका का नुकसान हो जाएगा, और CIA जो है उसके पीछे उनसे काम करा रही है। तो इस सारे प्रपंच के पीछे कहानी सीधे सीधे आती है कि जो अमेरिका खुद डूब रहा है, अपने आप को बचाने के लिए सोरस का इस्तेमाल करके भारतीय कंपनियों को तबाह करने का जो प्रयास है, वो प्रयास किया जा रहा है। और ये भी बहुत होगा, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा। तमाम सारी और जो कंपनीज हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके लोग खुद जो नाम रखे हैं हिंदुस्तानी, उनके साथ में काम करते हैं। तो ये है, पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है कुल मिलाकर। तो खैर, फिर क्या, सोरस का जलवा बहुत है भाई, बहुत बड़ा आदमी है। ex-CEO एलन मस्क टू टेक लीगल एक्शन टू स्टॉप द हेट स्पीच नैरेटिव रन बाय जॉर्ज सोरस फंडेड NGO टू साइलेंस फ्री स्पीच। तो ऐसा करने की क्यों नौबत आ गई? क्यों उनको जो है ये करने की नौबत आई? देखना पड़ेगा। और क्योंकि बड़ा इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता भाई। Julian Assange, 5 years in Belmarsh High Security Prison in London. For what?
for telling the truth about US and NATO war crimes. And what are we doing about saving him? Meanwhile, most of our mainstream media in Europe have been bought by US empire. So most of our journalists are actually being paid not to speak the truth. They've been bought. Our media in Europe is in serious trouble. Independent media is almost non-existent today. जूलियन असांज को लेकर बोल रहे हैं, क्या हुआ? उनके लिए किसने सोचा? बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा मीडिया जो है खरीदा हुआ है, वो सच नहीं बोलता, सच बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता था, मिक वैलेंस हैं और यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, उसी में बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, कभी भी यदि आप साफ स्वच्छ न्यूज़ चाहते हैं तो ऐसे मीडिया हाउस से मत जुड़िए जो आपके द्वारा डायरेक्ट क्राउड फंडेड ना हो। और इसीलिए हमारे में बाकी लोगों में यही फ़र्क है कि हम क्राउड फंडेड चीज़ों में विश्वास रखते हैं ताकि हम सही से काम कर सकें, वरना तो लोग खरीदने वाले बहुत बैठे हैं। कोई ट्विटर टेक ओवर पार्ट ऑफ दिस टूल किट, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन फ़िलहाल तो ट्विटर के लिए परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो ये जो ट्विटर भी जो उनके ऊपर जो केस कर रहा है, क्यों कर रहा है? Our US advertising revenue is still down 60% primarily due to pressure on advertisers by ADL. That's what advertisers tell us, so that they almost succeeded in killing X Twitter. Since the acquisition, the ADL has been trying to kill this platform by falsely accusing it enemy of being anti-Semitic. बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर झूठ बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ट्विटर को जो है एडवर्टाइजमेंट मत दो। अच्छा भाई, गजब की बात है। ऐसा ही डर फेसबुक को भी दिखाया जा रहा है। इनसाइड द एड बॉयकॉट दैट हैज़ फेसबुक ऑन डिफेंसिव। क्या हुआ भाई? द एडवर्टाइजिंग बॉयकॉट बेटरिंग फेसबुक इज अनलाइक एनीथिंग द सोशल मीडिया जायंट हैज़ फेस्ड इन 16 years history. 3 days in 800 companies worldwide have pulled millions of dollars in advertising from social network with brands from Coca-Cola to Ford to global conglomerate. कमाल हो गया। कोकोला, फोर्ड, ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट सब ने जो है यूनिलीवर सब ने अपने ऐड वापस ले लिए। ये इन लोगों की ताकत है। जॉर्ज सोरोस जो इनकी चंडाल चौकड़ी है उसकी। इस ताकत को समझिए आप, और इसी से लोग डरते हैं। चलिए आइए देखें क्या हो रहा है। ये वो लोग हैं जो कभी क्लाइमेट चेंज को वो करते हैं, कभी कुछ करते हैं। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर से जो है मॉस्किटो छोड़े गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। कमाल है। कभी तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, कभी मॉस्किटो छोड़ रहे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। कहते हैं इलेक्शन सीजन हीटिंग अप इन वेस्ट 2। बिल्कुल, वहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है। उस बारे में हम कल बात करेंगे, आज तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। खैर, सबसे मज़ेदार जरा इस वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो। Bill Gates and other investors are betting Kadama Systems can reduce carbon dioxide in the air by chopping down and burying trees, which has raised $6.6 million in seed funding from Bill Gates' Breakthrough Energy and others. Scientists say burying trees can reduce global warming as well. I don't know where they find these scientists, by the way. To help address the problem, the U.S. Forest Services aims to thin out 70 million acres of western forests, mostly in California, over the next decade, extracting more than 1 billion tons of bone-dried biomass. Normally, when you cut down trees, when you're a lumberjack, when you have a lumber company, you're selling the lumber to build houses, people buying from Home Depot or whatever. They're arguing that they want to, rather than sell the timber, take all that wood and just bury it, because they're saying that that is a better solution. And so, in other words, this is a business, because they're getting money to create carbon offsets. And this is what Bill Gates is financing. तो यहाँ पर भी जो है वही
चौकड़ी बिल गेट्स वाली और ये सब इनकी आ गई। बड़े कमाल की बात है। बिल गेट्स साहब यहाँ पर जो है फंडिंग कर रहे हैं किसको? एक ऐसी संस्था को जो ये कहती है, जो उनके जो साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ जो हैं इनको काट के, जो पेड़ जो है इनको काट कर बरी कर दो, दफन कर दो। तो ये इतनी सारी आग वाग जो लग रही है उसी के कारण हो रही है क्या? अपना एजेंडा कैसे भी करके इनको पूरा करना है। कमाल है। लेकिन यही हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो बर्गर गर्ल को भी फाइनेंस करते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए तुम चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, और खुद पेड़ काटने पे लगे हैं। गजब है। ओटो विल बी सेलिंग इन अमेजोन सून। अच्छा जी नवीन जी, खैर फिर क्या हुआ? ज़माना बदल गया साहब, पिछला वाला ज़माना नहीं रहा, सोशल मीडिया का ज़माना है। अरेस्ट बिल गेट्स। बिल गेट्स जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, लोगों ने घेर लिया, अरेस्ट बिल गेट्स के नारे लगने लगे। हमने कहा ना ज़माना बदल गया सोशल मीडिया का। इसी सोशल मीडिया को लेकर आए थे कि अपनी बात कहेंगे, दूसरे की नहीं सुनेंगे, पर ऐसा नहीं, गड़बड़ हो गया मामला। और देखें जरा और क्या है। Has a big mouth and it got him into a lot of trouble, but he hasn't seen the half of it yet. There is an audio tape, I am told, by people in the know, not necessarily in government, not necessarily out of government, I can't say too much, but there is incontrovertible evidence of Joe Biden's corruption that is about to be made public. It's not going to happen tomorrow, it's not going to happen before Labor Day, but it will happen sometime between Labor Day and Halloween. This tape will be made public. I'm not sure by what entity at this point, but once it is heard, Joe Biden will have, well, he'll have only two options. Number one, he will not be able to remain a candidate for the presidency for re-election. It will be over and done with. The only thing that he might be able to do, potentially, but probably not, is remain as president. I am told this tape is that incriminating, and they're worried about it right now at the White House. They know about it, they know it's. तो कहते हैं कि भाई जो बाइडन के कोई टेप निकल के आने वाली है, ऑडियो टेप निकल कर आने वाली है, जिसमें बवाल हो जाएगा। जो बाइडन हो सकता है रिज़ाइन कर दें, हो सकता है चुनाव ना लड़ पाएँ, दुनिया भर की बातें। लेकिन क्या है उन टेप्स में, वो तो वक्त बताएगा। खैर, जो बाइडन को तो मालूम नहीं, बराक ओबामा के लिए ज़रूर कुछ आफत आ गई है। जरा वो देखें। You're just a guy who's in town for the night, and it sounds like you're looking to party. Yeah, pulled up in a bar outside, and there's this guy that's introduced to me as Barack Obama. I had given Barack $250 to pay for coke. I start putting a line on a CD tray to snort, and next thing I know, he's got a little pipe and he's smoking. So I just started rubbing my hand along his thigh to see where it was going. It went the direction I had intended it to go. Even though you had sex with him twice, you did cocaine with him, watched him smoke crack twice, you had no idea who he was. I had no idea who he was. You just asked the obvious question, what was Obama like on crack? Is it your sense that that's who Obama is, just transactional, or that he's bisexual, or like what is that? It definitely wasn't Barack's first time, and I would almost be willing to bet it wasn't as long. The guy's running for president, and credible information comes out that he's smoking crack and having sex with dudes. That seems like a story. Well, it would be a story if the media really cared about telling people the truth. टकर कार्लसन को एक बंदा मिला, जिस उस बंदे ने बाकायदा स्क्रीन पर आकर इस बात को कहा कि बराक ओबामा जो हैं वो गे हैं और उसने उनके साथ में सेक्स किया हुआ है। अब अमेरिका की राजनीति में नया भूचाल, वैसे अमेरिका में डेली कुछ नया भूचाल आ रहा है। अभी इनका और आना टेप बाकी है, उसको भी लेंगे हम। असुदीर चौधरी भी ज्ञान दे रहा था ग्लोबल वार्मिंग, वो एजेंडा है ना सर, हमने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से काम करता है। खैर, तो इस चीज़ से बवाल कट गया है अमेरिका में, सामने खड़े होकर बंदा बोल रहा है, पर हमें क्या करना है? हमें क्या करना?
हम तो देखें हमारे बंदे के लिए क्या चल रहा है भाई। यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में प्रतिद्वंदी रामास्वामी की तारीफों के पुल, बोले वे युवा और काफ़ी प्रतिभावान हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से फंसाया जा रहा है धीरे धीरे करके, हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो सकता है जेल चले जाए। अगर वो जाएंगे तो रामास्वामी ही जो है कंटेंडर सबसे स्ट्रांग रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के रहते भी हो सकता है एक सबसे स्ट्रांग कंटेंडर रहे, पर वही कि गोरे नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। खैर, रामास्वामी बनेंगे तो अच्छा है, देश के लिए कुछ तो अच्छा ही होगा। चलिए, इतनी सारी चीज़ें देखिए, कुछ और भी देखें। ये क्या हुआ? ये पाकिस्तान है साहब। ओ हो, और ये पाकिस्तानी सैनिक हैं। पाकिस्तान में आफत हो गई है। ये देख सकते हैं आप, फायरिंग हो रही है। फायरिंग हो रही हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमला बोल दिया पाकिस्तानी सेना के ऊपर, और कई सारे जो उनका नदन प्रोविंस है उसको अपने कब्जे में ले लिया। मोदी वीट डिप्लोमेसी। बिल्कुल नवीन जी। पाकिस्तानी सैनिक बैठे हैं। कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया है, और कई सारे से मारे भी गए। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। जो पाकिस्तान भारत के टुकड़े होने के सपने देख रहा था, वो पाकिस्तान फ़िलहाल खुद ही बड़ी मुसीबत में है। पाकिस्तान की बात करें तो चाइना की बात कर लें। चाइना में फिर कुछ शुरू हो गया भैया, ये लीजिए। क्या शुरू हो गया? क्यों लोग मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। तो चाइना का जो ओत जो इलाका है, इनर मंगोलिया जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जो है एक्यूट अस्थमा के केसेस आ रहे हैं, एक्यूट अस्थमा, और कई लोग जो है इसमें मर भी रहे हैं। लेकिन इस खबर को भी दबा दिया गया, छुपा दिया गया है, बताया नहीं जा रहा है। क्या कोई वायरस है, ये भी नहीं बताया जा रहा, क्योंकि उड़ती उड़ती जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि शायद कोई नया वायरस टाइप का कुछ है। खैर, उम्मीद करेंगे कि ना हो, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर से अगर कुछ फैलेगा तो फिर बड़ा आफत होगी। कोल्ड एंड फीवर, हाँ बिल्कुल वही चल रहा है। QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस कृपया भर दीजिएगा। जिन्होंने पिछली नहीं भरी है वो भी भर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक नहीं भरी है थोड़ी शर्म करके आप भी भरना शुरू कर दीजिए। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से, भीम यूपीआई एड्रेस शुक्ला@UPI के माध्यम से, या फिर जो भारत के बाहर रहते हैं patreon.com/शुक्ला या फिर paypal.me/शुक्ला के माध्यम से अपनी अपनी फीस ध्यान से भर दीजिएगा। ठीक है,
तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। जैसा कि अभी आपको बताया वैसा ही प्रोग्राम रखेंगे। यदि कोई नेशनल न्यूज़, बड़ी न्यूज़ नहीं हुई तो कल यूक्रेन वाला और जो यूएस के जो इंटरनेशनल न्यूज़ जो है उनको कवर करेंगे, अन्यथा उनको परसों पे शिफ्ट करेंगे। राइट, क्लियर है? ठीक है ना? तो चलिए, टाटा बाय बाय करने का समय आ गया है ना। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।